हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेमनाड लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को लेकर के, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आप 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर्स पार्ट्स वो आपके लिए कवर करवाया जाएगा। स्टैटिक पार्ट में आपके एनसीईआरटीज प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए वो यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। और जो करंट अफेयर पार्ट्स है उसमें 1.5 ईयर का मतलब लगभग लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर यहाँ पर आपका कवर करवाया जाएगा। जो भी आपको सिलेबस में डेली बेसिस पर जो टारगेट आपको दिए जाएंगे उनको एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर आपका इवेल्युएशन करवाया जाएगा। 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा है, उसको इवेल्युएट किया है, तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका एलिमिनेशन मेथड आपका काम कर पाएगा प्रॉपर जब एग्जाम होगा 28 मई को। ओके तो ये प्रोग्राम 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से हर मंथ में मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डेट रहेगा हर मंथ का, उसको ये प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट बैचेज जिसके स्टार्ट होते रहेंगे। 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। कल कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कुछ स्टूडेंट्स ने कि ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्या ये प्रोग्राम। देखो आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया का जो भी स्टैंडर्ड बुक है, हाँ आप जिस भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि वहाँ की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो आपको अलग से पढ़नी है। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में जो बुक है वो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो भी स्टेट है उसकी आप एडिशनल प्रिपरेशन कीजिए और जो इंडिया लेवल का जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा। ओके द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और देखो अभी राइनो को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो पब्लिश की गई। अब सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो भी इम्पोर्टेंट डाटा आए हैं वो किसके बेसिस पर बोला गया है। तो देखो ये स्टडी जो है वो नेचर बाय द ब्रिटिश इकोलॉजी सोसाइटी इनके द्वारा जो इनका लेटेस्ट एडिशन है उसमें पब्लिश किया गया है। और इसमें फोकस किसके ऊपर किया गया, नीदरलैंड बेस्ड राइनो रिसर्च सेंटर वो क्या करता है कि टाइम टू टाइम राइनो से रिलेटेड जो भी इमेज हैं उनको एक तरीके से अपने पास में स्टोर करता है। उन्हीं इमेजेस के बेसिस पर ये डिस्कशन हुआ, ये रिजल्ट निकल करके आया कि राइनो जो है उनमें टाइम के साथ में उनकी जो हॉर्न की जो साइज है वो डिक्रीज होती जा रही है। ओके तो यहाँ पर कुछ एविडेंस के बेसिस पर ये बोला गया कि राइनो की जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें हॉर्न की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस किया गया है कि राइनो को लेकर के, जैसे कि जो हंटिंग जो है वो एक मेजर इश्यू सामने देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है उनके जो होर्न को लेकर के पोचिंग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी ये इश्यू दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइनो की जो 5 स्पीसीज हैं उनके बारे में बताया गया है कि राइनो को उनके होर्न के लिए काफ़ी लंबे टाइम से हंटिंग किया जाता रहा है। और जो 5 सर्वाइविंग राइनो स्पीसीज जो हैं उनको हैबिटाट लॉस और हंटिंग की वजह से एक तरीके से थ्रेटनिंग है। ये स्टडी जो है इसमें ये पाया गया कि हॉर्न की जो लेंथ है सबसे हाईएस्ट डिक्लाइन अगर हम देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो जो है उसमें, और सबसे लोवेस्ट डिक्रीज जो है वो वाइट राइनो में
देखने को मिला है, जो अफ्रीका में ये स्पीसीज पाई जाती है। तो अभी यहाँ पर राइनो को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया के लेवल पर किस तरीके से राइनो जो है वो रहता है और कौन कौन से पॉलिसी जो है राइनो के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राइनो की 5 स्पीसीज हैं। 5 स्पीसीज में से वाइट एंड ब्लैक स्पीसीज जो है वो अफ्रीका में लोकेटेड है और 3 स्पीसीज जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनके हैं ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। इसके अलावा सेकंड नंबर की स्पीसीज है सुमात्रन, ओके, और एक है जावा। 3 स्पीसीज एशिया कॉन्टिनेंट में और 2 अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ओके। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में जो राइनोसोरस की जो स्पीसीज पाई जाती है वो है ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। अगर हम कंपैरिजन करें इन 5 स्पीसीज में तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज ही है, ओके। तो ये तो हमने डिस्कस किया इनकी स्पीसीज के बारे में। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन के बारे में कि इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम किया गया है। तो देखो, हमारे इंडिया में जो राइनो विजन है, इंडियन राइनो विजन 2020, ये लॉन्च किया गया था 2005 में और इसमें फोकस किया गया था कि आसाम स्टेट जो है उनके 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में जो राइनो की पॉपुलेशन है वो 3000 प्लस जो है वो कर दी जाएगी 2020 तक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। इसके अलावा 2019 में ही एक जो है डिक्लेरेशन उसको साइन किया गया 5 राइनो रेंज नेशन के द्वारा। अब ये कौन कौन से नेशन है जहां पर राइनो पाया जाता है, तो उसमें है इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इन 5 कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसको बोलते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो, और ये 2019 में साइन किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने डीएनए प्रोफाइल जो है वो तैयार करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया कि कंट्री में जितने भी राइनो हैं उनकी डीएनए प्रोफाइल जो है वो तैयार की जाए। इसके थ्रू जो है उनका कंजर्वेशन फोकस किया जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके बेसिस पर राइनो के कंजर्वेशन के लिए प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा है ताकि राइनो की जो भी पॉपुलेशन है उसको बनाए रखा जा सके। तो देखो, जब भी इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, क्योंकि हमारा जीएस पेपर 3 जो है उसमें फोकस किया जाता है इसके ऊपर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, तो स्पेसिफिक कोई जो भी इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज न्यूज में है उसको प्रोटेक्शन के लिए वो सारा जो प्रोसीजर है वो हमें याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो इनके लिए लॉन्च की गई है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फाउंडर विमेंस एक्टिविस्ट इलाबेन भट्ट जो है उनकी डेथ हो गई। इलाबेन भट्ट जो है उनकी 89 ईयर्स उनकी एज थी। गांधीयन आइडियोलॉजी को ये फॉलो करती थी, वीमेन एक्टिविस्ट थी, फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ओके। तो अहमदाबाद में इनकी डेथ हो गई है। इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, इसका मेन टारगेट ये था कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी वीमेन लगी हुई है उनको एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावर्ड उनको किया जा सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1972 में अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया था, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के जो गवर्नर है उनके बीच में रेगुलर क्लैश देखने को मिलता है। तो इसके बेसिस पर वहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं, जैसे कि वहाँ पर जो गवर्निंग पार्टीज है उन्होंने अदर पार्टी से अर्ज किया है कि अगर हम मिल करके इसको लेकर के अर्ज करें तो इनको रिमूव करवाया जा सकता है, ओके। सॉरी, अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात बोली गई है। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 153 से 162 के बीच में गवर्नर की पावर्स, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो,
गवर्नर जो होता है वो हमारे जिस भी स्टेट में गवर्नर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता होगा कि स्टार्टिंग में एक गवर्नर जो है वो एक स्टेट को ही लीड कर सकता था, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चेंज किया गया कि एक पर्सन जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैसे तो गवर्नर की जो टर्म है वो 5 साल फिक्स की गई है, लेकिन टाइम से पहले भी गवर्नर को टर्मिनेट किया जा सकता है। किस किन बेसिस पर किया जा सकता है? या तो गवर्नर खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे दे, या फिर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस किया जाता है, गवर्नर को किया जा सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर ये सलाह दें, एड एंड एडवाइस दे प्रेसिडेंट को, तब जा करके हटाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो डिसमिसल का जो गवर्नर को अगर डिसमिस करना है तो उसको लेकर के एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए, एक वैलिड रीजन होना चाहिए, तब तक उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो उनके वर्क को, गवर्नर के वर्क को, गवर्नर के एक्ट्स को अगर मॉडिफाइड या फिर एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली गवर्नर को डिसमिस कर देगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए गवर्नर को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर T20 जो वर्ल्ड कप है उसको लेकर के बताया गया है, इंडिया और बांग्लादेश का मैच। और काफ़ी अगर आपने मैच को देखा होगा तो रेन की वजह से इफेक्ट हुआ और इंडिया जो है वो काफ़ी कम अंतर से जो है इस मैच को जीत पाया। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कर्नाटका स्टेट को लेकर के है। देखो, कर्नाटका स्टेट ने अपने स्कूल और जो भी उनकी कॉलेजेस हैं, पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर बताया है प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं स्टेट में, उनमें 10 मिनट का ध्यान मतलब मेडिटेशन जो है ये अलाउ किया गया है कि इसको रेगुलर किया जाएगा। अब इसको देख करके देखो, एक तरीके से बोला जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो थोपने की कोशिश की जा रही है। और ये जो भी डिसीजन है एज पर सेक्शन 29 सब क्लोज 1 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑन द कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी, इसमें बताया गया है कि सिर्फ कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी जो है ये सारे जो है व्यू क्या कर सकती है, एक तरीके से अलाउ कर सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैन प्रिस्क्राइब स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया कि भागवत गीता जो है उसको मोरल एजुकेशन के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। देखो, कुछ टाइम पहले अगर हम डिस्कस करें तो हिजाब को लेकर के भी यहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिला था, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक तरीके से डिस्कशन, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश है, ऑर्डर है, उसको उसी के तरीके से फॉलो किया जाए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं, उन सभी को हमें इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। हालांकि यहाँ पर मेडिटेशन को लेकर के इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड पेंडेमिक की वजह से जो माइंड इफेक्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, उन सभी को एक रिलैक्स मोड देने के लिए और एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो मेडिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर GM मस्टर्ड की जो नई DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो एक न्यू वैरायटी है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा इंडियन साइंटिस्ट और पब्लिक फंड्स के द्वारा जिसको तैयार किया गया है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो अपेक्स रेगुलेटर है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक आर्म है। देखो, ये कमेटी जो है वो न्यूज़ में है और आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, तो इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने अलाउ कर दिया है कि DMH 11 को अब रेगुलर किया जा सकता है। तो वैसे इसके बारे में ये जो आर्टिकल है इसको अभी हम जो टेक्स्ट पेज है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि
अभी इंडिया जो है वो मैक्सिमम अपने ऑयल के लिए डिपेंडेंट करती है अदर कंट्रीज़ पर, और अभी ये रसिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला मार्केट, तो इन सभी में अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट करने के लिए इंडिया इन सभी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी अलाउ किया है कि हमारे इंडिया में इससे प्रोडक्टिविटी जो है, यील्ड जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे फार्मर्स जो हैं और कंज्यूमर्स जो हैं दोनों के लिए इजीली अवेलेबिलिटी हो पाएगी। फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर्स को भी इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि आज नवंबर 3 को हमारे पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 2022 से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, और ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको 1971 में फॉर्म किया गया था, और एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और नेचर के साथ में हार्मनी के साथ में रहने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था। प्रेजेंट टाइम में 134 कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम जो है वो एक्सपेंडेड है। 12 जो है एरिया वो इंडिया में भी लोकेटेड है, 4 श्रीलंका में, 3 मालदीव में। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है वहाँ पर कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है द साउथ एंड सेंट्रल एशियन MAB रिजर्व नेटवर्किंग मीटिंग where MAB stands man and the biosphere is planned for 2023 to advance biosphere reserve establishment and management। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो आइडिया 1971 से जो स्टार्ट हुआ उसको अब सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 में 3 नवंबर को। तो पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्रोग्राम है, आप सभी को पता है कि जो भी हमारी इकोलॉजी है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो टाइम के साथ में इसके एरिया को हमें एक्सपेंड करें ताकि जो भी इश्यूज है इकोलॉजी को लेकर के उन सभी को खत्म किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और अभी हमने जो डिस्कस किया है एडिटोरियल पेज पर उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। DMH11, ओके, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। DMH11 क्या है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बार अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में भी देखोगे तो कोई टर्म दे देंगे और बोल देंगे कि न्यूज़पेपर में इसको आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा, तो ये किससे रिलेटेड है। DMH11 आपको बोल देंगे कि एक एस्ट्रोनॉइड है, एक मार्स के लिए कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, और भी अदर इम्पोर्टेंट, या फिर ये बता देंगे कि ए वेराइटी ऑफ मस्टर्ड। ओके, तो यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। अब बोला गया है कि नेक्स्ट 3 सीजन जो है इसमें इसको जो भी सीड्स हैं उनको ग्रो किया जाएगा, और तब आफ्टर 3 सीजन जो है इसको कमर्शियल पर्सपेक्टिव से इसको यूज किया जा सकेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ इशू हैं, कुछ बेस्ट पॉइंट भी हैं। इशू अगर हम बेस्ट पॉइंट की बात करें तो देखो, इसकी जो पेरेंट जो सीड है वरुणा, पेरेंट सीड है इसका DMH11 का वरुणा, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, पेटेंट जो है इसका जो पेरेंट जो है वरुणा, उससे 28% हायर यील्ड्स जो है इसमें देखने को मिलेगा, और 37% बेटर देन जोनल चेक्स और लोकल वेराइटी, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग वेराइटी जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है, तो उनसे कंपैरिजन करें तो 37% जो है इसका मोर प्रोडक्शन जो है इसका देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर के प्रोसीजर चल रहा था। 2017 में इसको अलाउ किया गया था, लेकिन कुछ इशू देखने को मिला, तब जाकर के दोबारा इसको रिव्यू किया गया और अब इसको अलाउ किया गया है। हमारे इंडिया में अगर हम GM क्रॉप की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो BT कॉटन है उसको इंडिया में अलाउ किया गया है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें जिस तरीके के जीन्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए, इशू ये है कि जीन्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में वो सेल्फ पोलिनेटिंग अपने आप को मान रहे हैं। सेल्फ पोलिनेटिंग जो है प्रोसीजर इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें बताया गया है कि बीज का जो प्रोसीजर होता है पोलिनेशन के टाइम में, उसका एक तरीके से जो
हनी का जो फॉर्मेशन है और या जो भी एक्टिविटीज़ है वो इससे इफेक्ट होंगी। दूसरा, ये जो सीड है वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट किस तरीके से काम करेगा, इसको लेकर के भी रिसर्च जो है वो डिस्कशन ढंग से नहीं हो पाया है। तो ये कुछ इशू इसके बारे में बताए गए हैं। पॉजिटिव तो आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन होगा तो अभी ऑयल के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी और कंट्रीज़ के ऊपर, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑयल डिपेंडेंसी हमारी अदर कंट्रीज़ के ऊपर ख़त्म होगी और इंडिया सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में 2 लेजिस्लेटर, एक आजम खां, उनको जैसे ही कन्विक्शन होती है उनको एक तरीके से डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन एक रूलिंग पार्टी से भी एमपी बिलोंग करते हैं, उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि देखो आरपीए एक्ट 1951 जो है उसका सेक्शन 8 जो है इसको रेगुलेट करता है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि 2 कैटेगरी है क्रिमिनल केसेस की, जिसकी वजह से अगर कन्विक्शन होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे ऑफेंसेज आते हैं जिसमें अगर 6 इयर्स या उससे ज़्यादा का जो है वो, अगर इन ऑफेंसेज में, इन कैटेगरी में कोई एक तरीके से जिनको कन्विक्शन होता है तो उनको 6 साल या उससे ज़्यादा का क्या देखने को मिलता है, डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। तो अगर पनिशमेंट जो है वो एक फाइन है, मतलब आपको मनी पे करना है, तो 6 साल 6 ईयर पीरियड विल रन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन अगर प्रिजन सेंटेंस है तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डेट ऑफ कन्विक्शन से स्टार्ट हो जाएगा और विल कंटिन्यू अप टू द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम जेल। जेल से रिलीज होने के 6 साल बाद तक जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन रेगुलर रहेगा। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखो अदर इश्यूज की अगर हम बात करें, जैसे ऑफेंसेज रिलेटिंग टू रेप, क्रुएल्टी टू वुमेन बाय हस्बैंड एंड लेटर्स रिलेटिव, बिसाइड्स सीरियस प्रोविजन ऑफ स्पेशल लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यहाँ पर जो ऑफेंसेज देखने को मिलते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। Laws for prevention of sati, corruption, terrorism and insult to national flag, national anthem, etc. are also part of this group. इनको इसी में इंक्लूड किया गया है। तो all other criminal provision for a separate category under which mere conviction will not entail disqualification. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं तो इनमें डिस्क्वालिफिकेशन देखा जा सकेगा, लेकिन दूसरा अगर है तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाएगा। ए सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर इन प्रिजन इज नीडेड टू इनकर सच डिस्क्वालिफिकेशन। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2013 से पहले तक जो है वो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सकता था। मतलब जैसे ही एक तरीके से आपको क्या देखने को मिला, जैसे कन्विक्शन हुई तो डिस्क्वालीफाइड जो है वो अचानक नहीं किया जा सकता था। प्रोविजन ये बोलता था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर जो है वो दोबारा से 3 महीने तक अफेक्ट नहीं होगा अगर वो री अपील करता है, और री अपील का जो एप्लीकेशन अगर खारिज हो जाता है तो उसके बाद में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन क्लॉज 4 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दस रिमूव द प्रोटेक्शन एंजॉयड बाय लॉ मेकर्स। ओके, तो इसको लेकर के नलीफाई किया गया लिली थॉमस केस में। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि किन किन के बेसिस पर जो लॉ मेकर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई है कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम का चीफ मिनिस्टर PS तमंग जो है, उन्होंने 1 साल वो जेल में रहे करप्शन के चार्जेस पर, लेकिन उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और बाई इलेक्शन के थ्रू जो है वो जीत करके आए और ऑफिस में बने रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर हैज़ द पावर टू स्टे नॉट ओनली द सेंटेंस, कि ना सिर्फ वो सेंटेंस को स्टे कर सकता है लेकिन जो कन्विक्शन है किसी पर्सन की उसको भी स्टे कर सकता है। कुछ रेयर केसेस में कन्विक्शन हैज़ बीन स्टे टू इनेबल द अपेलेंट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। कुछ रेयर केसेस में अलाउ किया जा सकता है कि आप इसमें कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट सच ए स्टे शुड बी वेरी रेयर फॉर स्पेशल रीजन। The RPA itself provide a remedy through the Election Commission under Section 11 of the Act. The Election Commission may record regions and either remove or reduce the period of a person disqualification. मतलब
जो 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो रेयर केसेस में देखने को मिलता है और इसी के बेसिस पर ये जो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, यहाँ देखिए। तो देखो इसमें बोला गया है कि अभी यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर अलाउ किया गया है कि वो जो ट्रेड डिस्कशन है वो चलता रहेगा और उसका जो रिजल्ट है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी जो है उसको शेड्यूल ट्राइब, जम्मू एंड कश्मीर की जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो शेड्यूल ट्राइब का जो प्रोसीजर क्या होता है कि शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जा सके, तो देखो ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले बोला था कि पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी जो है उसको एसटी में हम इंक्लूड करेंगे, तो इससे स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये जो प्रोविज़न है, ये रिकमेंडेशन जो है वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास में भेजा जाता है, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता है, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको अप्रूवल देता है, उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है इसको अप्रूवल देता है, वो लास्ट में कैबिनेट के फाइनल डिसीजन के लिए इसको भेज दिया जाता है और उसके थ्रू जो है फिर इसको फाइनल जो है वो रिकमेंडेशन फाइनल जो है अलाउ इसको किया जाता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एसटी का प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने फर्टिलाइजर्स के लेकर जो सब्सिडी है वो बढ़ा दी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है और फर्टिलाइजर्स के काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पर COP27 की मीटिंग होगी इजिप्ट में अभी 6 या फिर 8 नवंबर से। तो इसमें COP27 की मीटिंग में पहले ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से यू टर्न लेते हुए बोला है कि वो COP27 की मीटिंग को अटेंड करेंगे। देखिए COP26 में हमारे इंडिया ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट डिसाइड किया था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो है उसको लेकर के आएंगे। ओके, अभी COP27 में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।